Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is functions of ecosanoids. इससे पिछले लेक्चर में हमने इकोसोनाइड्स की मुख्तलिफ क्लासेस की सिंथेसिस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो इकोसोनाइड्स की जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शंस क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ इकोसोनाइड्स। सो हमने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है पहला। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो उनमें से प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन ए और प्रोस्टाग्लैंडिन I2। प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन ए एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2, इन तीन टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि दीज आर ब्लड प्रेशर लोअर, कि ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने वाले ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। अब ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ए और I2, ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम करते हैं। सो उसका मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले आपको ये ब्लड प्रेशर की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक कार्डियक आउटपुट पर और एक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर। कार्डियक आउटपुट अगर चेंज हो तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है, और अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेंज हो तो ब्लड प्रेशर चेंज होता है। सो इट मीन्स ब्लड प्रेशर इन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, या कार्डियक आउटपुट पे या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। इनमें से जो कार्डियक आउटपुट है वो मोस्टली कंट्रोल करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, और जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो मोस्टली कंट्रोल करती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। सो अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ए और I2 ब्लड प्रेशर को कैसे कम करते हैं। सो मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले आपको एक कंसेप्ट हो कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जब ब्लड इस वेसल के अंदर मौजूद होता है। जब ब्लड किसी भी वेसल के अंदर मौजूद होता है तो वो उस वेसल की वाल पे जो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, बेसिकली वो ब्लड प्रेशर है। जैसे अब यहाँ पर ब्लड मौजूद है, ये इस वेसल के अंदर इस जगह, तो वो इसकी वाल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये इसकी वाल पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ब्लड, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर है। सो ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फिर क्या होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा। एज द नेम इंडिकेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट मीन्स जब हार्ट सिस्टली फेज के अंदर हो तो उस वक्त इस वेसल में मौजूद ब्लड इसकी वाल पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। और जब हार्ट डायस्टली के अंदर हो, डायस्टली फेज के अंदर हो, तो उस वक्त इस वेसल के अंदर मौजूद ब्लड जो इसकी वाल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। जनरल ब्लड प्रेशर है कि इस वेसल के अंदर मौजूद ब्लड जो इसकी वाल पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो ब्लड प्रेशर है। अगर वो फोर्स सिस्टली फेज ऑफ हार्ट के दौरान कर रहा है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, और अगर वो फोर्स डायस्टोलिक पीरियड, डायस्टलिक के दौरान कर रहा है तो वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो अब कार्डियक आउटपुट जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमने कहा कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो वो कैसे करती है। सो जब ये मैंने एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रा किए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अयोर्टा है और ये पेरिफेरल आर्टेरियोल्स हैं। सो कार्डियक आउटपुट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है। जब कार्डियक आउटपुट, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या मतलब कि वो ब्लड प्रेशर जो सिस्टली के दौरान हो। सो पहली चीज़ ये है कि हार्ट जो है वो सिस्टली के पीरियड के अंदर है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो माइट्रल वाल ओपन हो जाता है ना। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो माइट्रल वाल ओपन होता है। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के दरमियान में एक कनेक्शन डेवलप हो गया, कोई बीच में रुकावट नहीं है। सो जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा उतना ही अयोर्टा में जाके उसकी वाल पे एक्सर्ट करेगा फोर्स। सो इट मीन्स इस केस में जब हार्ट सिस्टली के अंदर है
तो जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा उतना ही यहाँ फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो इस तरह कार्डियक आउटपुट जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो यहाँ वेसल में ज़्यादा होगा, जब वेसल में ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। सो इस तरह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होने वाला कम है तो इट मीन्स कार्डियक आउटपुट कम है, और जब कार्डियक आउटपुट कम है तो इस वेसल के अंदर आने वाला ब्लड कम है, और जब इस वेसल के अंदर आने वाला ब्लड कम है तो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो कम है, और इस पर जब फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो कम है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है। सो इस तरह जो कार्डियक आउटपुट है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ कैसे रिलेटेड है ये हमने देख लिया। उसके बाद ये कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है कि हार्ट कौन सी फेज के अंदर है, डायस्टली के अंदर है। जब डायस्टली के अंदर होता है तो मैट्रल वाल क्लोज होता है या ओपन होता है, क्लोज होता है। सो इट मींस अब अयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक अलग सिस्टम बन चुका है और ये अलग सिस्टम बन चुका है। सो उस वक्त यहाँ पे मौजूद जितना भी ब्लड है, उस वक्त यहाँ मौजूद जितना भी ब्लड है वो इस पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डायस्टोलिक प्रेशर है। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये मुख्तलिफ जो आर्टेरियोल्स हैं इनकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है आर्टेरियोल्स की तो ज़्यादा ब्लड आगे कम जाएगा तो ज़्यादा यहाँ रह जाएगा। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आगे जाने वाला ब्लड यहाँ से कम होगा तो यहाँ पे जो बचने वाला होगा वो ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, जब प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा तो टोटल डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस तरह अगर टीपीआर ज़्यादा है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा। अगर ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ये कम है तो ये डायलेटेड है तो यहाँ जो ब्लड था वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, यहाँ कम बचेगा। जो कम बचेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा, जब यहाँ पे प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। सो इस तरह टीपीआर जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर को कंट्रोल करता है और कार्डियक आउटपुट सिस्टोलिक को। ये बात समझ आ गई कि कार्डियक आउटपुट सिस्टोलिक को कैसे कंट्रोल करता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली वो ब्लड प्रेशर है जब हार्ट सिस्टली के अंदर हो तो उस वक्त इस वेसल में मौजूद ब्लड जो इसकी वाल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब जब कार्डियक सिस्टली हो रही होती है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के दरमियान कनेक्शन डिवेल्प हो जाता है, माइट्रल वाल ओपन होता है तो यहाँ से जितना भी ब्लड इजेक्ट होता है वो डायरेक्टली आके इसकी वाल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अगर वो ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर कम ब्लड आएगा तो कम फोर्स एक्सर्ट करेगा तो कम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो इस तरह कार्डियक आउटपुट जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली वो ब्लड प्रेशर है कि जब हार्ट डायस्टली के अंदर हो, जब हार्ट डायस्टली के अंदर होता है तो माइट्रल वाल क्लोज हो जाता है। सो इट मीन्स अयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कनेक्शन खत्म हो गया, अब यहाँ से कोई नया ब्लड नहीं आ रहा। तो उस वक्त यहाँ पे मौजूद जितना भी ब्लड हो वो इस पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आगे ब्लड कम जाएगा, यहाँ पे बचा हुआ ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है तो आगे रेजिस्टेंस इनको कम मिलेगी तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा आगे चला जाएगा, और जब ज़्यादा आगे चला जाएगा तो यहाँ पे कम बचेगा, कम बचेगा तो कम फोर्स एक्सर्ट करेगा, कम फोर्स एक्सर्ट करेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन बात पे कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन ए एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम करती हैं। ये जो तीनों प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन ए एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये वेजोडाइलेटर हैं, ये वेजोडाइलेटर हैं। वेजोडाइलेटर का क्या मतलब कि ये इनको डायलेट कर देंगे वेसल को तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। जब आर्टेरियोल्स डायलेट हो गए तो ब्लड के लिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जब ब्लड के लिए रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ से ब्लड आगे ज़्यादा चला जाएगा, जब ज़्यादा चला जाएगा तो यहाँ कम बचेगा, जब कम बचेगा तो कम फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब कम फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। सो इस तरह ये ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं और दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन।
ये बात आपको समझ आ गई। पहला फंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन ए एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये बेसिकली वेजोडाइलेटर हैं। जब वेजोडाइलेटर हैं तो टोटल ये इनको डायलेट कर देंगे आर्टेरियोल्स को, और जब आर्टेरियोल्स डायलेट होंगे तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड ज़्यादा आगे चला जाएगा, यहाँ कम बचेगा। जब कम बचेगा तो कम फोर्स एक्सर्ट करेगा, जब कम फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ये उनका पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन है कि ये दे इंड्यूस द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब हम सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या कैसे कॉज कराते हैं? इन्फ्लेमेशन के सिम्टम जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, एडिमा, तो कैसे कराते हैं? ये जो तीन हमने डिस्कस किए हैं, ये हमने क्या कहा था कि ये आर्टीरियोलो डायलेटर हैं, तो ये आर्टीरियोल्स को डायलेट कर देंगे, आर्टीरियोल्स को डायलेट कर देंगे, और जब आर्टीरियोल्स को ये डायलेट करेंगे तो ब्लड आगे ज़्यादा जाएगा, तो उनमें आर्टीरियोल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ब्लड ज़्यादा होगा, और जब ब्लड उसके अंदर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो फ्लूइड यहाँ से लीक करके बाहर टिश्यूज़ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लड था, यहाँ ब्लड था, जब प्रेशर उसका बढ़ गया डायलेट होने की वजह से, जब ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ गया तो ये यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल आता है, और जब बाहर आ जाता है तो टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनमें ये अकोमुलेट हो जाता है और रिजल्टिंग एडिमा हो जाता है, और जब एडिमा होता है तो स्वेलिंग होती है और फिर रेडनेस भी होती है। तो यही फंक्शन है इसका कि ये इन्हीं का ये फंक्शन है कि दे इंड्यूस द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या है? रेडनेस, स्वेलिंग एंड एडिमा। तो ये कैसे काज कराते हैं? हमने कहा था कि ये आर्टीरियोलो डायलेटर हैं। जब ये आर्टीरियोल्स की डायलेशन करा देते हैं तो उससे होता क्या है, जब आर्टीरियोल्स की डायलेशन हुई तो वहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जब फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ता है तो फ्लूइड वहाँ से लीक करता है इनटू टिश्यू की जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर, और जब उनके अंदर वो अकोमुलेट हो जाता है तो वहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाता है, और एडिमा की वजह से स्वेलिंग और फिर आगे रेडनेस होती है। तो ये इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को इंड्यूस करते हैं। तीसरा है कि ये पेन और फीवर इंड्यूस करते हैं। पेन एंड फीवर, जो हमें फीवर होता है और पेन होता है वो भी बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि पेन और फीवर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से कैसे होता है। अब कोई भी फीवर काजिंग एजेंट्स जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। कोई भी फीवर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। अब जब भी कोई ऐसे एजेंट का अटैक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो जो हाइपोथैलेमस है, ये मैंने यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रा किया है, तो उसमें ये ब्लू कलर का मैंने यहाँ हाइपोथैलेमस शो किया है। जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है। तो जब फीवर प्रोड्यूसिंग एजेंट का अटैक हुआ तो इस हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बन जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बन जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ही फिर इसका जो टेम्परेचर रेगुलेटरी एक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बॉडी का रेज हो जाता है और फीवर प्रोड्यूस हो जाता है। तो फीवर कैसे होता है कि जब भी कोई फीवर प्रोड्यूसिंग एजेंट का अटैक हो तो वो फीवर काजिंग एजेंट्स प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को वो प्रमोट करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोड्यूस हो जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 उसके टेम्परेचर रेगुलेटरी एक्शन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है और रिजल्टिंगली फीवर प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा है पेन। यही प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ब्रैडीकाइन, हिस्टामीन और ब्रैडीकाइनिन्स के साथ मिलके पेन प्रोड्यूस करता है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हिस्टामीन एंड ब्रैडीकाइनिन इनके साथ मिलके पेन प्रोड्यूस करता है। तो अब इनकी ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज होती हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, क्योंकि अगर पेन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस की वजह से हो रहा है तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट कर दें तो पेन नहीं होगा, पेन रिलीफ हो जाएगा। अगर फीवर प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है
और हम प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें तो फिर फीवर नहीं होगा। जब हम सिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की, तब हमने कुछ उसके इनहिबिटर्स पढ़े थे, जैसे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उस एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, फिनाइलब्यूटाजोन वगैरह वगैरह। तो उसमें वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है, जो हम कॉमनली पेन किलर, हालांकि ये नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं लेकिन यूज़ की जाती है पेन को रिलीव करने के लिए। एस्पिरिन वो क्या करेगी कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी तो फिर ये प्रोड्यूस नहीं होगा। जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो फीवर नहीं होगा, पेन नहीं होगा। तो इस तरह एस्पिरिन जो है वो फीवर और पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह हमने कहा था कि इसका फंक्शन है ये इंड्यूस कराते हैं इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को। जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, जो कि फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर रहे थे और वो फ्री एराकिडोनिक एसिड नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आगे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं हो रही थी। तो इस तरह कॉर्टिकोस्टीरॉइड इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। एस्पिरिन फीवर और पेन के लिए यूज़ की जाती है। तो अभी तक हमने कितने फंक्शन डिस्कस किए? 3। प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन ए और I2 ब्लड प्रेशर कम करते हैं, उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। इन्फ्लेमेशन काज कराते हैं, उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। पेन एंड फीवर काज कराते हैं, उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2 ये बेसिकली यूज हो जाए इंडक्शन ऑफ लेबर एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हॉस्पिटल के अंदर अगर आर्टिफिशियल तौर पर इंडक्शन करानी हो, लेबर पेन की इंडक्शन करानी हो या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और F2 यूज़ करते हैं। ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं और जो लेबर पेन है वो इंड्यूस कराते हैं। ये तो अगर जब डिलीवरी का वक्त हो तो लेबर पेन इंड्यूस कराने में ये हेल्प कर सकते हैं। तो ये उनकी बायोमेडिकल एक इम्पॉर्टेंस है। उसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। नॉर्मली जो सेल्स हैं स्टमक के वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। सो इनकी एक बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर्स, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन एसिडिक होती हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एसिडिक होती हैं, अगर वो इसको नुकसान पहुंचा दें, अल्सर हो जाए, तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करके गैस्ट्रिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो 5 अभी तक हमने फंक्शन डिस्कस किए। प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ए और I2 ब्लड प्रेशर कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स इंड्यूस कराते हैं, पेन एंड फीवर इंड्यूस कराते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन उसमें मोस्टली E2 इन्वॉल्व है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2 इंडक्शन ऑफ लेबर एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोस्टाग्लैंडिन गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसकी ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं, गैस्ट्रिक को इनहिबिट करते हैं, पैंक्रियाटिक को प्रमोट करते हैं। और पैंक्रियाटिक को जब प्रमोट करते हैं तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ा देते हैं और बाज़ औक़ात डायरिया भी हो जाता है इनकी वजह से। अगर ओवर यूज़ कर लें तो डायरिया भी हो जाता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन ई और एफ। प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो है ये ब्रोंकोडाइलेटर है और प्रोस्टाग्लैंडिन जो एफ है ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ई ब्रोंकोडाइलेटर है और एफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो अगर कोई भी ऐसी डिजीज जिसमें ब्रोंकियोल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वो नैरो हो जाए, तो उनको डायलेट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यूज़ करते हैं। जैसे एस्थमा है, एस्थमा जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसमें एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो नैरो हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ई यूज़ करते हैं, वो इनको डायलेट कर देते हैं और फाइनली एस्थमा की ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एफ इसके ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करता है, वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो है ये GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करते हैं। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा तो यूरिनरी आउटपुट बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जो उसमें सोडियम और मुख्तलिफ दूसरे साल्ट्स हैं, पोटाशियम वगैरह, उनकी एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देते हैं। GFR को बढ़ाया तो उन यूरिनरी आउटपुट बढ़ी और एक्सक्रीशन भी बढ़ी। सो अभी तक हमने कितने इकोसाइनाइड्स के फंक्शन डिस्कस किए। प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ए और I2 ब्लड प्रेशर लोअर करते हैं, सिम्टम्स इंड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन के, पेन एंड फीवर,
में उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। E2 एंड F2 इंडक्शन ऑफ लेबर एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो डिलीवरी के टाइम पे लेबर पेन को इंड्यूस कराने के लिए भी ये यूज़ होते हैं, उनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है। प्रोस्टाग्लैंडिन G जो है ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, तो उनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर इनका ओवरडोज हो जाए तो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी बढ़ने की वजह से डायरिया भी हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E GFR को बढ़ाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट बढ़ता है और एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स इंक्रीज हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन E जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है और F ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो E जो है ये एस्थमा वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इन प्लेटलेट होम्योस्टेसिस, यानी प्लेटलेट के होम्योस्टेसिस में प्लेटलेट को मेंटेन करने में उसके एक्शन को प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन का क्या रोल है। अब हमारे पास एक थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन A2, और एक है प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टासाइक्लिन। ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन, एक ही बात है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की एक टाइप है और एक थ्रोम्बोक्सिन A2। अब ये दो इन्वॉल्व होते हैं प्लेटलेट के होम्योस्टेसिस में। अब ये कैसे होते हैं? अब प्लेटलेट का होम्योस्टेसिस मतलब प्लेटलेट ने एग्रीगेशन करा के ब्लड क्लॉट बनाना होता है, और वो कब होता है? जब इंजरी होती है। जब भी कोई इंजरी होती है तो वेसल के अराउंड जो कोलेजन है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो एक्सपोज हो जाता है, तो प्लेटलेट उसके थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक ड्रा किया हुआ है एक्टिवेटेड प्लेटलेट। एक्टिवेटेड प्लेटलेट के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। एक्टिवेटेड प्लेटलेट के अंदर प्रोड्यूस होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब जब प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अब क्लॉट की फॉर्मेशन करवानी है, तो उस वक्त थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स ये क्लॉट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या कराएगा कि ये प्लेटलेट की एडहेजन कराएगा, मुख्तलिफ प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ देगा, और साथ में जो वेसल इंजर हुई है उसको मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी ताकि वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है वो रिड्यूस हो जाए, वहाँ से ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाए। और प्लेटलेट की ये एग्रीगेशन करवा रहा है ताकि वो जो इंजर्ड साइट है वहाँ पर एक क्लॉट डिवेल्प हो जाए और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो प्लेटलेट एडहेजन और वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन में ये थ्रोम्बोक्सिन A2 इन्वॉल्व होता है। और थ्रोम्बोक्सिन A2 कहाँ प्रोड्यूस होता है? एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के अंदर। और प्लेटलेट कब एक्टिवेट होते हैं? जब वेसल इंजर होती है। सो इट मीन्स थ्रोम्बोक्सिन का रोल क्या होगा प्लेटलेट के एक्शन में, उसकी एडहेजन में और वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन में। दूसरे हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये वेसल के मैंने ये एंडोथीलियल सेल्स ड्रा किए हैं, जो वेसल के एंडोथीलियल सेल्स हैं ये उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टाग्लैंडिन I2। वेसल के जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसका एक्शन जो है वो थ्रोम्बोक्सिन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। थ्रोम्बोक्सिन क्या करा रहा था कि प्लेटलेट की एडहेजन करा रहा था। सो ये क्या कराएगा? ये प्लेटलेट की एडहेजन को प्रिवेंट कराएगा, प्लेटलेट्स को आपस में एडहेयर नहीं होने देगा। दूसरा वो क्या करा था? वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, तो ये क्या करवाएगा? ये वेस्कुलर डायलेशन करवा रहा होगा। तो इट मीन्स इन दोनों का एक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस तरह ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, और इन दोनों के ऑपोजिट एक्शन की वजह से जो प्लेटलेट का एडहेजन का प्रोसेस है वो सिर्फ उस जगह पर होता है जहाँ पर इंजर्ड साइट हो। प्लेटलेट्स तो ब्लड में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वो आपस में एडहेयर सिर्फ उस जगह पे करते हैं जहाँ पर वो ब्लड वेसल को इंजरी हो जाए, जहाँ पर क्लॉट की ज़रूरत हो। तो वो इन दोनों के ऑपोजिट एक्शन की वजह से है। अगर इन दोनों का ऑपोजिट एक्शन ना होता तो इंजर्ड साइट के अलावा भी प्लेटलेट एग्रीगेट हो सकते थे, या ऐसा भी हो सकता था कि जो इंजर्ड साइट है उस जगह भी ना हो एग्रीगेट। तो इन दोनों के ऑपोजिट एक्शन की वजह से जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, जो कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के अंदर, याद रखें एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पहला स्टेप क्या है कि इंजरी हुई तो कोलेजन एक्सपोज हो गया, उन्होंने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देना है। तो पहला स्टेप प्लेटलेट की एक्टिवेशन है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब प्लेटलेट एक दफ़ा एक्टिवेट हो गए तो फिर उन्होंने बनाना है थ्रोम्बोक्सिन A2,
और जब थ्रोम्बोक्सिन A2 बन गया तो मुख्तलिफ प्लेटलेट्स फिर आपस में एडहियर होने लग जाएंगे और फाइनली क्लॉट डेवलप होगा। और इसके साथ साथ ये थ्रोम्बोक्सिन A2 वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करवाएगा। इसी तरह प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर बनते हैं और प्लेटलेट्स की एडहियन को प्रिवेंट कराते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट आपस में एडहियर नहीं हो पाते और क्लॉट नहीं बनता, और इसी तरह वेसल को ये डायलेट भी कर देते हैं। तो इन दोनों का एक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है और इस तरह ये प्लेटलेट के होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जो एस्पिरिन है उसका एंटी थ्रोम्बोजेनिक इफेक्ट है, मोस्टली हार्ट के पेशेंट में ये दी जाती है। तो उसका एक्शन क्या है कि हमने जब सिंथेसिस देखी तो हमने कहा था उसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज है उसके दो आइसोजाइम हैं, एक COX-1 था और एक COX-2। COX-1 हो या COX-2 हो, उन दोनों के इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करती है एस्पिरिन। जो COX-2 है ये प्रोड्यूस होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 ये COX-2 के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और ये COX-1, तो COX-1 को भी वो इनहिबिट कर रही है और COX-2 को भी, तो इसकी फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट कर रही है, इसकी फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट कर रही है। तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होने देती, प्लेटलेट्स को आपस में एडहियर नहीं करने देती, क्योंकि वो दोनों तरह के कॉक्स को इनहिबिट कर रही है। क्योंकि एक तरह का कॉक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे का ये प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों के लिए इनहिबिटरी इफेक्ट है एस्पिरिन का। तो दोनों कॉक्स इनहिबिट हो गए और इनकी फॉर्मेशन नहीं हुई, प्लेटलेट्स एडहियर नहीं हुए, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा और फिर क्लॉट नहीं बनेगा। तो मोस्टली जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन जो है वो ब्लड थिनर के तौर पे यूज़ की जाती है। सो ये था कि थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का प्लेटलेट होम्योस्टेसिस में क्या रोल है। अब एक और बात, लास्ट बात इस लेक्चर के हवाले से, कि हार्मोन्स और इकोसिनाइड्स में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये बात ऑब्जर्व की गई है कि जो इकोसिनाइड्स हैं इनका हार्मोन की तरह का एक्शन होता है, लेकिन ये हार्मोन से डिफरेंट हैं। तो वो कौन से दो डिफरेंसेस हैं जो कि इकोसिनाइड्स को हार्मोन से मुख्तलिफ बनाते हैं। हमें पता है जैसे हार्मोन्स हैं ये ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज हैं ग्लैंड्स, उनके अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इकोसिनाइड्स हार्मोन्स के मुकाबले में हर टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इकोसिनाइड्स, लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो स्पेसिफिक सिर्फ ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा यह है कि इकोसिनाइड जिस टिश्यू में जिस जगह प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ उधर ही एक्ट करते हैं, जबकि जो हार्मोन्स हैं जिस जगह प्रोड्यूस होते हैं उस जगह एक्शन नहीं करते बल्कि कहीं दूसरी जगह पर जाके एक्ट करते हैं। सपोज ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने ड्रा की है, तो यहाँ से जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ वो ब्लड में आएगा और ब्लड के थ्रू वो मुख्तलिफ बॉडी के टिश्यूज तक जाएगा जहाँ जहाँ उसका एक्टिंग साइट है, तो वो वहाँ पे जाके एक्ट करेगा। तो इकोसिनाइड्स और हार्मोन्स के दरमियान दो डिफरेंसेस कौन से हैं कि हार्मोन्स जो है ये स्पेसिफिक ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इकोसिनाइड्स जो हैं ये हर टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो हार्मोन्स हैं ये अपनी प्रोडक्शन वाली साइट को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाके एक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि इकोसिनाइड्स जो हैं वो जिस जगह पर प्रोड्यूस होते हैं उसी जगह पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इकोसिनाइड्स की मुख्तलिफ टाइप्स के फंक्शन डिस्कस किए और उसके बाद हमने थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का प्लेटलेट होम्योस्टेसिस में रोल डिस्कस किया, जिसमें थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के अंदर बन रहा था, जब प्लेटलेट एक्टिवेट हो गया ना, ये बात में जोर देकर याद रखने वाली है कि जब प्लेटलेट एक्टिवेटेड है इसका मतलब क्लॉट की फॉर्मेशन अब होनी है। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के अंदर, तो इट मीन्स इसने क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करनी है। तो इसने क्या करना है, प्लेटलेट एडहियन और वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्रोस्टासाइक्लिन या PGI2 ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, इन्होंने उसका ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करना है, वेस्कुलर डायलेशन और प्लेटलेट एडहियन को प्रिवेंट कराना है। तो इस तरह ये प्लेटलेट के होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। और एस्पिरिन का एंटी थ्रोम्बोजेनिक इफेक्ट भी होता है और इसके होम्योस्टेसिस को वो डिस्टर्ब करती है, क्योंकि COX-1 और COX-2 दोनों को वो इनहिबिट कर रही है। तो इस तरह हार्ट के पेशेंट्स में जिनके अंदर थ्रोम्बस के चांसेस फॉर्मेशन के ज़्यादा होते हैं तो उनके अंदर ये ब्लड थिनर के तौर पर दी जाती है। और हार्मोन्स और इकोसिनाइड्स का क्या डिफरेंस है कि हार्मोन्स ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इकोसिनाइड्स हर टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इकोसिनाइड्स जिस जगह प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ उस जगह एक्ट करते हैं, जबकि हार्मोन्स जिस जगह प्रोड्यूस होते हैं उससे किसी दूसरी जगह पर जाके एक्ट करते हैं।